हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, बिग बुल कोच। अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 7 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 7th of January 2026, दैट इज़ वेडनेसडे। सो बेसिकली आज क्या हुआ, आज जो बाज़ार है वो थोड़ा सा गिर के बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें तो वो 38 पॉइंट्स गिरकर 26,141 पर बंद हुआ, दैट इज़ इट वाज डाउन 38 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 26,141। एंड वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 128 पॉइंट्स गिरकर 59,991 पर बंद हुआ, दैट इज इट वाज डाउन वन ऑलमोस्ट 128 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,991, जस्ट 60,000 के नीचे ही बंद किया। सो बाज़ार जो है वो ऐसे सुबह को गिफ्ट निफ्टी और प्री ओपनिंग दोनों ही इंडिकेट कर रहे थे कि थोड़ा सा वीक ही खुलेगा। ये इसके बावजूद कि कल यूएस मार्केट में और रैली आई, लगभग और 500 पॉइंट्स चढ़ के डाउ बंद किया कल, पर कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में उसका कोई असर नहीं था। तो एकदम जिसको बोलते हैं ना, सीधा सीधा डीकपलिंग वाला माहौल था एकदम भारतीय बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो ऑल थैंक्स टू ट्रम्प बाबू के जो कमेंट्स है, फिर से बार बार भारत को धमकाना, तो उसके कारण थोड़ा सेंटिमेंट तो ख़राब हो ही रखा था, और कल आज भी ख़राब ही था। तो मूड तो बाज़ार का ख़राब था ही, तो उसके बीच बाज़ार जो है फिर और गिरा एक बार। हालांकि रिबाउंड आया, मार्केट ने उसको बाउंस बैक करने की कोशिश की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं एकदम 26,200 के ऊपर जाते के साथ एकदम निफ्टी जो है वो जैसे निफ्टी को सांप सूंघ जा रहा था उसके आसपास, और उसके बाद फिर जो मार्केट है वापस गिरना शुरू हुआ। तो आज HDFC बैंक में आज फिर से वीकनेस था ही, उलट ICICI बैंक में गेंस थे, तो उसके कारण बैंक्स थोड़े बहुत स्थिर थे। पर HDFC बैंक जो एकदम गैप डाउन ही खुला था, तो उसमें वीकनेस के कारण वैसे निफ्टी में भी दबाव था ही। उसके अलावा मारुति में आज सुबह से वीकनेस थी, उसके कारण भी निफ्टी में दबाव था। ये स्टॉक जो है वो 17,200 के लेवल्स पे चला गया था, फाइनली आज करेक्ट किया, आज अच्छा ही करेक्ट किया। इनफैक्ट 400 रुपये लगभग करेक्ट किया, ऑलमोस्ट 3% करेक्ट कर गया दिन के क्लोजिंग में आते आते। पर कहीं ना कहीं इसके कारण निफ्टी में बहुत दबाव था। उसके अलावा फिर SBI में भी वीकनेस देखा गया जैसे दिन आगे बढ़ा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेलिंग का प्रेशर करे, प्रॉफिट टेकिंग बोल लीजिए, सेलिंग बोल लीजिए, तो कुछ ना कुछ के कारण मार्केट जो है दबाव में था, और मूड था ख़राब था ही, क्योंकि बाइंग मूड तो था नहीं बाजार में, तो उसका भी असर घूम फिर के आना ही था। तो निफ्टी जो है वो 26,100 के नीचे ही चला गया दोपहर आते आते। पर हाँ, वहाँ से फिर धीरे धीरे रिवर्ट बैक किया, 26,070 के लेवल्स तक गया। हमने पहले भी बोला था कि निफ्टी जो है लग रहा है 26,000 के लेवल्स तक भी जा सकता है, तो उसके अग्रसर ही लग रहा है उसकी ओर। हालांकि वहाँ से एक डिसेंट बाउंस बैक देखने को मिला, पर कोई बहुत तगड़ा बाउंस बैक नहीं देखने को मिला। वहाँ से बाउंस बैक, वन ऑफ द रीजंस वाज क्योंकि ICICI बैंक में गेंस आज भी जारी थी। सो ICICI बैंक ने जो अभी Q3 के जो प्रिलिमिनरी नंबर्स आए हैं, उसमें उनके लोन बुक, उनका जो लोन ग्रोथ है बहुत अच्छा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को काफ़ी सरप्राइज़ किया उसने। तो हो सकता है एक जो रिवर्स आर्बिट्राज हो रहा है ना, अभी तक ये रुझान था कि HDFC बैंक को लेते रहो, ICICI बैंक को बेचते रहो। मैं मार्केट ऐसा ही दिखा रहा था कि HDFC बैंक वॉज गोइंग स्ट्रांग, ICICI बैंक वॉज ऑलवेज रिलेटिवली वीकर। पर अभी एकदम उलट हो गया है। HDFC बैंक आप देख लीजिए अब 950 के लेवल्स पे आ चुका है, और ICICI बैंक जो 1400 के ऊपर चला तो अब 1450 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट आ चुका है। तो ये एकदम जिसको बोलते हैं ना काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है, ये एक दूसरे के एकदम उलट ही चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बहुत लाभ। और HDFC बैंक में आज भी जो मंदी आई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आई। इनफैक्ट एक ब्लिप में तो 1.25 करोड़ शेयर्स का काम हुआ था, मेजर लगता है ब्लॉक डील्स हुए थे, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक सेल्स हुए, उसको ब्लॉक एब्जॉर्ब भी किया गया। पर इंटरेस्टिंगली FII सेलिंग कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि जो ब्लॉक सेलिंग आ रही है उसमें मोस्ट ऑफ द बायर्स भी ब्लॉक बायर्स जो है वो FIIs ही है, तो उनके अंदर ही बहुत चर्निंग चल रहा है अंदर भी। और उसका मिला जुला असर दिखा जा रहा है कि HDFC बैंक का जो स्टॉक दबाव में तो है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है, तो बहुत मेजर डंपिंग चल रहा है, तो हो सकता है इसके कारण स्टॉक जो है आगे भी दबाव में रह सकता है। पर उसके कारण जो बाकी सब स्टॉक्स भी हल्के हल्के दबाव दिखा रहे थे, जैसे कि अगर आप देख लीजिए SBI भी दबाव में था, भारतीय एयरटेल में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके कारण भी निफ्टी दबाव में था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हालांकि आज उतना नहीं गिरा, पर तो भी थोड़ा से मार्जिनली लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहा था।
लेकिन उसमें भी दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जैसे इतना तोड़ दिया गया ना, तो वो भी बेचारा शांत बैठा हुआ है अभी, अभी अपने सांसें टटोल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या करता है, पर क्या पता हो सकता है और करेक्ट कर जाए, बिकॉज ऑलरेडी सेंटिमेंट इसके प्रति काफ़ी ख़राब हो रखा है। हालांकि ट्रम्प बाबू के फिर से कमेंट्स आए हैं कि हाँ वो भी जानते हैं कि मोदी उनसे खुश नहीं है, वो इतना कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको भी क्या पता बोला गया हो कि नहीं आप ऐसा जो कर रहे हो बहुत ज़्यादा डैमेज करने में लगे हुए हो, तो मे बी दैट माइट बी अ पार्ट ऑफ डैमेज कंट्रोल। बट ये सब से देखिए लार्जली क्या होता है, जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट तो ख़त्म हो जाता है ना। जो अमेरिकन एनालिस्ट खुद बोल रहे हैं कि जो ट्रम्प सरकार कर रही है, जो ट्रम्प बाबू कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, इससे जो 25 सालों का जो भारत और अमेरिका के बीच का जो एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था वो एकदम तहस महस हो चुका है। उसको रीबिल्ड करने में शायद फिर से अगर 25 साल नहीं तो 10 साल लग जाएंगे, तो क्या वो हो पाएगा कि नहीं, शायद वो भी अब डाउटफुल लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट तो ख़त्म होते जा रहे हैं। और जिस तरह भारतीय कंपनीज को टारगेट किया जा रहा है वेस्ट में, खाली और स्पेशली इन्फो वॉरफेयर किया जा रहा है। अमेरिका खुद एकदम ओपनली अमेरिकन एनालिस्ट बोलते हैं कि हाँ अमेरिका इन्फो वॉरफेयर करता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बनते जा रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, कि इसके कारण फिर जो कंपनीज का जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, खुल के इन्वेस्टमेंट्स करना, रिस्क लेना, वो लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म चैलेंज रहेगा खास करके। और मैं तो ये देख रहा हूँ बिकॉज दे आर द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स, तो अदानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस ग्रुप, इन दोनों के लिए अब अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। खास करके अमेरिका में इन्वेस्ट करना तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जितना ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे उतना ज़्यादा और टारगेट किए जा सकते हैं ये इन कंपनीज़ को। तो कहीं ना कहीं अभी फंडामेंटली ये स्टॉक्स थोड़ा दबाव में रहेंगे। पर रिलायंस का मुझे लगता है एक बार ये स्टॉक दबाव में रहेगा, पर ये बाउंस बैक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन इसका जो ग्रोथ स्टोरी मोरलेस इंटैक्ट है, और इसका जो टेलीकॉम में मेजर टैरिफ हाइक जो एक्सपेक्टेड है वो अभी भी वो मोरलेस एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि इनके खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ तो हो नहीं पा रहा है, बिकॉज आदमी एक से ज़्यादा फ़ोन रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ़ोन रख लेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ भी कोई ज़बरदस्त नहीं है भारत में, तो अब उसके कारण अब जो हर मंथली यूज़र इंक्रीजेज अब उतने नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनको प्राइस इंक्रीज पे डिपेंड करना ही पड़ेगा हर साल, जिसके कारण इट इज़ लार्जली एक्सपेक्टेड कि ये साल 20% के आसपास टैरिफ हाइक हो सकते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा ही मिलेगा। इस स्टॉक ने ऑलरेडी प्राइसिंग करना शुरू कर दिया था, पर मुझे लग रहा है ये अभी और प्राइसिंग करना बाकी है, बिकॉज मेजर इसके कारण बहुत बड़ा रेवेन्यू स्केल अप करेगा। और इनका रिटेल बिजनेस भी अच्छा ही कर रहा है, दे आर एबल टू कम्पीट वेरी वेल इन जबकि इतने बड़े क्विक कॉमर्स से इनको पाला पड़ा है, क्विक कॉमर्स इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ, उसके बाद भी इनका रिटेल बिजनेस अच्छा ही ग्रो कर रहा है। और मैं बता दूं, अगर कोई अभी कई सारे ऐसे, हालांकि जेप्टो के लिए तो चैलेंजिंग हो रखा है, जेप्टो और स्विगी दोनों ही किसी तरह अभी मैदान पे टिके हुए हैं, पर कहीं ना कहीं और जितने भी जो बाकी प्लेयर्स हैं लाइक जेप्टो और भी छोटे मोटे जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स हैं, वो अब बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं। उनको फंडिंग इश्यूज आ रही है क्योंकि उनके लॉसेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और उसके अलावा CNBC में अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने साफ दिखाया है कि इनका जो नेट मार्जिन्स है वो नेगेटिव ही है। सो अगर 600 रुपये के डिलीवरी को, सपोज़ कोई कस्टमर अगर 600 रुपये का अगर सामान मंगाता है, तो उसमें नेट बेसिस पे इनको 2% के घाटा होता है। मैंने 30 रुपया का नेट इनको घाटा ही है उसमें। 30% शायद ज़्यादा, मैंने 5% हो गया। नेट कुछ भी बोल लीजिए, 10 से 15 रुपये का तो घाटा है ही है। तो जब तक वो उसको ठीक से उसको भरपाई नहीं कर पाएंगे या अपना स्ट्रैटेजी को रिवर्क नहीं कर पाएंगे, ये कंपनीज जो है वो लॉस में ही चलेंगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज भी इंडिया में जो क्विक कॉमर्स का जो एवरेज ऑर्डर साइज़ है वो बहुत छोटा ही है, 600 रुपये से लेके 1000 रुपये ही है एवरेज। हालांकि कस्टमर्स जो 3000 रुपये के भी मंगाते हैं, पर ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो 300-400 रुपये के ऑर्डर करते हैं छोटे छोटे। तो उसके कारण वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कहीं ना कहीं अगर ये क्विक कॉमर्स जाइंट्स अगर बस्ट हो जाते हैं या कोई मेजर इनमें अगर फेलियर्स होते हैं, जो कि हो सकता है 1-2 साल में, तो इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे पड़ेगा। इनका जो रिटेल बिजनेस उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बिकॉज अब अगर बहुत लोग जानते होंगे इनका जो जियो मार्ट है वो भी अब क्विक कॉमर्स डिलीवरी में घुस चुका है। हालांकि वो 10 मिनट का तो क्लेम नहीं करते हैं, पर आधी घंटा का डिलीवरी वो देते हैं। सो उसमें भी वो पुरजोर घुस रहे हैं।
और कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये टारगेट रहेगा कि जितने भी बाकी जो स्ट्रगलिंग जो जाइंट्स हैं, क्विक कॉमर्स जाइंट्स हैं, उनको मार्केट से पूरी तरह खदेड़ के निकाल लेना, और वो उसमें एकदम डट के लगे हुए हैं। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये 1-2 साल में कोई मेजर अगर दुकान बंद हो जाएगी कोई मेजर क्विक कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की, तो उससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्योंकि उन्होंने मार्केट को तो खोल दिया है, उन्होंने कंज्यूमर्स को तो आदत लगा दिया है। अब रिलायंस का एक ही काम है उस आदत पे अपना रोटी सेकना। सो वही वाली बात है। सो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ओवरऑल बहुत बहुत बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दे हैव रियली कैप्चर्ड, वो उनका टारगेट है इंडिया का वॉलमार्ट बनना, और वो उसके एकदम अग्रसर हैं, वो बन के ही रहेंगे। डीमार्ट भले ही बन ना पाए, और मुझे लगता नहीं डीमार्ट शायद बन पाएगा, हालांकि इट वाज टाउटेड, वो एंटिसिपेटेड था कि डीमार्ट ही बन जाएगा भारत का वॉलमार्ट जो है, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत आगे निकल रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो नहीं कर पाए। एटलीस्ट डीमार्ट को तो वो नहीं करने देगा। सो बैक टू मेन मार्केट आ जाते हैं। मेन मार्केट में आज ज़्यादा कुछ था नहीं, हमने बताया कि सब स्टॉक्स में मोरलेस मिला जुला माहौल था। हालांकि आईटी स्टॉक्स में आज सरप्राइज बाइंग था, मार्जिनल गेंस देखेगा। ओवरऑल जो आईटी, अगर आईटी निफ्टी आईटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.25% अप था। दैट वाज गुड पॉजिटिव सरप्राइज। तो पर क्या बोल नहीं सकते, डेड कैट बाउंस ही रहते हैं ज़्यादातर, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अगर बढ़ जाते तो फिर इनमें सेलिंग आ जाता है। सो इसलिए आईटीज़ मोरलेस ज़्यादा कुछ पॉजिटिवली कह नहीं सकते हैं। इनका अभी भी जो वूज है वो ख़त्म नहीं होंगे। अभी आने वाले रिजल्ट्स हो सकता है, हाँ ये हो सकता है कि जो Q3 में आने वाले रिजल्ट्स अभी आएंगे, अब कुछ दिन में आना शुरू हो जाएंगे आईटी स्पेस के रिजल्ट्स जो है Q3 रिजल्ट्स, उनमें अगर कोई मेजर पॉजिटिव सरप्राइज निकल के आता है तब तो फिर इन स्टॉक्स में कुछ लेवाली आएगी, गेंस देखे जाएंगे। अगर उनमें ज़्यादातर कुछ नहीं आता है तो फिर वापस स्टॉक्स में मंदी आ सकती है, बिकॉज FIIs तो जैसा कि हमने पहले भी कहा, CLA से खुद ही बोल रहे हैं कि आप हर एक रैली में एकदम निकलते रहिए, बिकॉज आईटी स्टॉक्स में उनको मेजर कोई फ्यूचर लग नहीं रहा है। सो आईटी स्टॉक्स का तो यही है, और बाकी मिला जुला आज बाजार था, पर नेट निफ्टी में वीकनेस थी उसके कारण। हाँ, आज ज्वेलरी स्टॉक्स में ज़बरदस्त अच्छी एकदम एंथुजियाज़म थी। टाइटन इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक है वो 4,000 रुपये के ऊपर एकदम ब्रेकआउट कर गया है। आज 4100 के ऊपर ही बंद हुआ, अच्छे गेंस के साथ बंद हुआ, लगभग 4% के गेंस के साथ। हालांकि स्टॉक जो है 4200 के ऊपर गया था, पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ गई, उसके बाद थोड़ा खिसक गया, पर कहीं ना कहीं स्टॉक एकदम बुलिश है। इसका मेन कारण क्या है, और उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स और सेंको गोल्ड, ये दो बड़े गोल्ड नेम्स है, ये भी काफ़ी अच्छा इन्होंने किया। सो कल्याण ज्वेलर्स में फिर से आज भी इतनी अच्छी तेज़ी देखी गई, सेंको गोल्ड में आज 11% की तेज़ी देखी गई। सो कहीं ना कहीं एकदम फुल ऑन ज्वेलरी सेक्टर एकदम चार्ज अप हो रखा है। वो इसलिए क्योंकि इनके जो Q3 नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। ऐसा डर था कि चूँकि सोना का दाम इस बेतहाशा बढ़ रहा है तो उसके कारण ज्वेलरी डिमांड बहुत ख़राब हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इस बार का जो मैरिज सीज़न है उसमें ज्वेलरी डिमांड काफ़ी अच्छा था, और कहीं ना कहीं अपने स्ट्रैटेजी को ये कंपनीज बहुत अच्छे से मेकओवर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने सोना का कंटेंट कम कर लिया हो, ऐसा करते ही हैं। आप जानते होंगे कि एक समय था जब गोल्ड ज्वेलरी ऑलमोस्ट 22 कैरेट ही चलता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे सोने के दाम बढ़े तो वो 14 कैरेट पे आ चुके हैं। इनफैक्ट मैं तो सुनता हूँ 12 कैरेट पे आ गए हैं। माने गोल्ड एंड सिल्वर का मिक्सचर ही हो गया। उसको वाइट कहते हैं, यहाँ के कलकत्ते के भाषा में तो वाइट कहते हैं। जब ज़्यादातर अगर ज्वेलरी सिल्वर में ही बना हुआ रहता है तो उसको वाइट कहते हैं। सो अब धीरे धीरे उसको भी जितने कंपनीज है रिवर्क कर रहे हैं, तो कंपनीज तो अपना धंधा करते रहेंगे, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। हालांकि अभी भी गोल्ड इंपोर्ट अच्छा ही हो रहा है। इतना सोना का दाम बढ़ने के बावजूद भी लगभग इंडिया हर साल 700 टन सोना इंपोर्ट कर ही रहा है। तो ये तो दिखाता है ना कि लोगों का गोल्ड के प्रति और फेथ बढ़ ही रहा है। जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं वो पैसे एडिशनल खर्च करके भी सोना लेना चाहते हैं। सो ज्वेलरी स्टॉक्स के प्रति, और ये टेक्निकली भी मैंने चेक किया है, सो बहुत सारे जो ज्वेलरी स्टॉक्स है अभी तक थोड़े से लैंग्विश कर रहे थे, तो उनमें अब मेजर टेक्निकल ब्रेकआउट भी देखा गया। टेक्निकली दे हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो आफ्टर द शार्प करेक्शन। आप कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक देख लीजिए, 700 के लेवल से जो 400 के लेवल्स पे आया, वहाँ से फिर से अब बाउंस बैक करके ये स्टॉक बढ़ना शुरू किया, एंड इट इज़ लुकिंग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग।
सेम फॉर सेंको गोल्ड ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं अब ये सब स्टॉक्स में स्ट्रेंथ देखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और टेक्निकल स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है चूँकि फंडामेंटल्स भी इनके अच्छे हो रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं प्रिलिमिनरी सेल्स नंबर्स Q3 के। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आगे भी हो सकता है और तेज़ी रहेगी इन स्टॉक्स में, क्योंकि मेन मार्केट कुछ कर नहीं रहा है, तो ऑपरेटर्स है और उसके अलावा जो वैल्यू बायर्स है वो कहाँ जाएंगे, फिर यही सब स्टॉक्स की ओर जाएंगे। तो यही रहे मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। सो मार्केट जो है लग रहा है अभी डावाडोली रहेगा, निफ्टी है। मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर निफ्टी यहीं पे स्ट्रगल करते रहेगा तो 26,000 तक तो आना कोई बड़ी बात नहीं है, 26,000 को टेस्ट कर सकता है। हालांकि वहाँ पे DI सपोर्ट आना चाहिए। हालांकि आज तो DIs ने फाइनली कुछ सेशंस बाद और ढंग से लेवाली की, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ की लेवाली की है। FIs ने और बेचा है, 1,500 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है। तो फाइनली वो भी अब थक हार गए हैं कि भी कुछ, अगर आप देखें 3 सेशन से ज़्यादा कुछ उन्होंने बेचा नहीं था, पर फाइनली आज दे हैव स्टार्टेड सेलिंग। तो वो भी लग रहा है, मुझे अंदेशा था कि FI सेलिंग फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि अगर मार्केट ऐसे ही रहेगा तो वो भी फ्रस्ट्रेट होकर बेचते नहीं हैं, क्या करेंगे वो। तो वही चीज़ है, वहाँ से भी हो सकता है FI सेलिंग अभी आगे भी जारी रहेगी, तो DIs को माल मिलते रहेगा, वही है। सो मोटा मोटी 26,000 तक देखिए, 26,000 का लेवल्स अगर टेस्ट कर पाएगा निफ्टी तो फिर वहाँ से निफ्टी आगे क्या करता है उसके बाद ही कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी मार्केट में। अगर 26,000 के एकदम से नीचे चला जाता है तो फिर टेक्निकली और वीक हो जाएगा निफ्टी, उसके बाद हो सकता है और करेक्शन आए। अगर 26,000 के आसपास किसी तरह टिक के रह जाता है, उसको अगर DIs हो सकता है सारा सेलिंग सोख लेते हैं और निफ्टी को स्टेबलाइज कर लेते हैं, तो हो सकता है फिर से जो है अपसाइड आ सकती है, फिर से वही घोड़ा वही खेला। पर नहीं होता है तो निफ्टी माइट सी फर्दर करेक्शन। मुझे लग रहा है निफ्टी माइट सी फर्दर करेक्शन, बिकॉज हो सकता है DIs इतना अग्रेसिवली डिफेंड ना करने आए, और अगर FIs भी हल्का हल्का भी बेचते रहेंगे, चूँकि मूड भी ख़राब है, तो क्या कर सकते हैं फिर। बट थोड़ा बहुत करेक्शन तो लाजमी भी है, चूँकि निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई से ही घूमा है, तो ठीक है, चलता रहते हैं, तो मार्केट का पार्ट है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। और अगर आपको कुछ अगर सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। Your feedback, your suggestions are valuable for us. They help us improve. So thanks for today.